हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम छत्रपति शिवाजी और उनका मुगलों के साथ किस प्रकार से संघर्ष हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो क्लास में हमने छत्रपति शिवाजी का उदय क्यों हुआ और पहले उनका जो प्रारंभिक जीवन था उसमें उन्होंने किस प्रकार से सफलताएं हासिल की और अपने आसपास के क्षेत्रों जैसे कि बीजापुर के राजाओं के साथ में उनका संघर्ष किस प्रकार से हुआ। आज के इस वीडियो सेशन में हम पार्टिकुलर शिवाजी का मुगलों के साथ जो संघर्ष हुआ उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि शिवाजी की जो एक लोक प्रचलित छवि है वो मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए जानी जाती है। तो आज हम ये देखेंगे कि इतिहास में तथ्य क्या है और क्या वो तथ्य छवि के साथ में मेल खाते हैं या कुछ भिन्नताएं रखते हैं। तो आइए आज का टॉपिक पढ़ते हैं, छत्रपति शिवाजी और मुगलों के साथ संघर्ष। छत्रपति शिवाजी का पहला सामना जो मुगलों से हुआ वो 1657 ईस्वी को हुआ। 1657 ईस्वी को जब दिल्ली की राजगद्दी पर शाहजहां था तब उसने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना करके भेजा था और उस समय जब औरंगजेब एक सूबेदार था तब उसने बीजापुर पर आक्रमण किया और जब बीजापुर पर आक्रमण किया तो बीजापुर के राजा ने शिवाजी से मदद मांगी। तब शिवाजी ने बीजापुर की मदद की और इस प्रकार से मुगलों के खिलाफ पहली लड़ाई 1657 ईस्वी में लड़ी गई। लेकिन यह कोई लड़ाई बड़ी इसमें शिवाजी की ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं थी, क्योंकि वास्तविक युद्ध वो बीजापुर के विरुद्ध हो रहा था। लेकिन शिवाजी को एक बार पता चला कि मुगलों की सेनाएं किस प्रकार से लड़ती हैं, उनकी सैन्य क्षमताएं क्या है और उनकी कमजोरियां क्या हैं। अब 1657 में ही जब औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला किया, उसके तुरंत बाद वो वापस दिल्ली चला गया और वहाँ पर उत्तराधिकारी युद्ध हुआ और उस उत्तराधिकारी युद्ध में शाहजहां को कैद में करके औरंगजेब है वो बादशाह बन गया। अब जब औरंगजेब बादशाह बना तो उसने दक्कन की समस्या को अपने मुकाम तक ले जाने के लिए मुगलों ने अपना जो सूबेदार है उसको शाइस्ता खां को बना दिया और उस सूबेदार को यह कहा गया कि आप शिवाजी को नष्ट कीजिए। तो 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां ने शिवाजी पर हमले करने शुरू कर दिए और उन हमलों का ये उद्देश्य था कि शिवाजी को पहले शांत किया जाए। यहाँ पर औरंगजेब की जो नीति है वो नीति एक गलत दिशा में जा रही थी, क्योंकि औरंगजेब ये सोचता था कि पहले शिवाजी को ख़त्म कर ले और उसके बाद में बीजापुर और गोलकुंडा को जीता जाए। क्योंकि औरंगजेब जो था एक धर्म में ज़्यादा आस्था रखने वाला व्यक्ति था, वो ये सोचता था कि पहले हिंदू शासक को समाप्त किया जाए, उसके बाद में इस्लामी शासकों का नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर उसकी रणनीति गलत थी। वो कैसे गलत थी वो आगे बताऊंगा आपको। तो शाइस्ता खां ने शिवाजी पर कुछ हमले किए जिसमें उन्हें पुणे, चाकन और कल्याण के जो किले और क्षेत्र हैं वो उससे छीन लिए। अब शाइस्ता खां ने ये किले छीनने के बाद में वह पूना में वर्षा ऋतु बिताने के लिए रुका हुआ था। बात है 15 अप्रैल 1663 ईस्वी की, जब शाइस्ता खां पुणे में रात में अपने आवास में सो रहा था, तब शिवाजी अपने गिने चुने सैनिकों को लेकर के चुपचाप पुणे में प्रवेश कर गए और वहां पर उन्होंने शाइस्ता खां के डेरे पर अचानक हमला कर दिया और शाइस्ता खां का इसमें हाथ का अंगूठा कट गया। शिवाजी ने पुणे को पूरी तरीके से लूटा और अपार धन और प्रतिष्ठा को लेकर के वापस अपनी राजधानी लौट गए। तो ये जो एक रात्रिकालीन एक हमला था, उस हमले से शिवाजी की प्रतिष्ठा बढ़ी, क्योंकि उसने एक मुगल सूबेदार को हरा दिया था। दूसरा, उसको पुणे की जो लूट में बहुत अधिक संख्या में धन मिला और उस धन का उपयोग उसने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए किया। 10 फरवरी 1664 ईस्वी को इसी प्रकार का एक और हमला किया गया, जब 10 फरवरी 1664 ईस्वी को शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया, जो कि मुगलों का एक प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था और वहाँ पर जो मुगल किलेदार था उसको वहाँ से भगा दिया।
शिवाजी ने सूरत को 4 दिनों तक लूटा और ये सब इतना तेज गति से हुआ कि औरंगजेब बहुत ही दुखी हुआ और उसने यह निश्चय किया कि अब शिवाजी का दमन किसी न किसी तरीके से करना ही चाहिए। इसलिए उसने अपने जो दरबार में जो सबसे बड़े अधिकारी थे, सबसे बड़े जो सेनापति थे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था जय सिंह, जो कि आमेर का था। उस जय सिंह को है वो शिवाजी के विरुद्ध नियुक्त किया, क्योंकि औरंगजेब ने शाइस्ता खां और फिर पूना के जो हमले देखे, इससे बहुत दुखी हुआ और अब वो इस साम्राज्य शिवाजी के अस्तित्व को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध था। जय सिंह ने शिवाजी के साथ में कूटनीति और शक्ति का प्रयोग किया। जय सिंह ने जो रणनीति अपनाई वो शाइस्ता खां की रणनीति की तुलना में अलग थी। अभी तक मैंने पहले भी आपको कहा कि शाइस्ता खां और औरंगजेब की नीति गलत दिशा में जा रही थी। क्योंकि जय सिंह ने पहले भी ये सुझाव दिया था कि आप बीजापुर और गोलकुंडा को अलग कीजिए, फिर शिवाजी के साथ में संघर्ष कीजिए, और जब आप शिवाजी के साथ में लड़ रहे हो तब आपको जो दूसरी जातियां हैं, जो खास करके उस समय यूरोपीय जातियों का प्रभाव था और समुद्र के तट पर एक सिद्दी जाति रहती थी जो भी मुसलमान थी, वो जंजीरा नामक प्रदेश में रहती थी, वो समुद्र तट का पास वाला प्रदेश था, तो इनको भी अपने साथ में लेना है। तो जय सिंह की जो नीति थी वो नीति ये थी कि आप पहले शिवाजी के साथ में एक समझौता कीजिए, उसको शांत रहने के लिए कहिए, और फिर आप हमला कीजिए बीजापुर और गोलकुंडा पर। जब बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लें, उसके बाद में शिवाजी अकेला रहेगा, तब शिवाजी को हराया जा सकता है। जबकि इससे पहले की जो नीति थी वो इसकी बिल्कुल उलट थी कि पहले शिवाजी को हराओ, फिर बीजापुर और गोलकुंडा को हराओ। तो अब की बार जो नीति है वो जय सिंह की नीति है, वो एक अलग डायमेंशन को लेकर के आई, और इस नीति के तहत जय सिंह ने शिवाजी के साथ में 22 जून 1665 ईस्वी को एक संधि की, जिसको पुरंदर की संधि कहा जाता है। इस पुरंदर की संधि में क्या शर्तें थी? उसमें यह शर्त थी कि शिवाजी को अपने 23 किले जो उसने जीत रखे थे, वो 23 किले और 4 लाख हूण उनकी एक मुद्रा थी कि आय वाले भूखंड है वो मुगलों को सौंप दिए। यह संधि की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी, और इसमें शिवाजी के लगभग आधे से बड़ा साम्राज्य है, कहें कि 2/3 साम्राज्य है वो मुगलों के पास चला गया, और इन किलों के अलावा जो वार्षिक आय थी लगभग 4 लाख हूण, बहुत बड़ी आय हुआ करती थी उस समय की, वो भूखंड भी मुगलों को सौंप दिए गए। तो ये जय सिंह की बड़ी उपलब्धि थी कि शिवाजी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। अब शिवाजी के पास केवल 12 किले ही बचे थे। शिवाजी ने मुगलों की अधीनता तो स्वीकार की, लेकिन उन्होंने दरबार में जाकर के हाजिरी देने से स्पष्ट मना कर दिया। इसके स्थान पर उन्होंने अपने पुत्र को 5000 घोड़े देकर के मुगलों की सेवा में भेज दिया, और साथ ही जय सिंह ने यह भी वादा ले लिया शिवाजी से कि अब चूँकि शिवाजी के साथ संधि हो गई है, इसलिए मुगलों की लड़ाई होगी अब बीजापुर के साथ में। तो जब मुगल बीजापुर के साथ में लड़े, तब शिवाजी है वो मुगलों की मदद करे, न कि बीजापुर की। तो ये एक जय सिंह की संधि का एक महत्वपूर्ण घटक था। तो पुरंदर की जो संधि हुई 1665 में, उसमें शिवाजी को एक तरीके से साइडलाइन कर दिया, और अब दक्षिण में जो लड़ाई है वो मुगलों और बीजापुर गोलकुंडा के राज्यों के साथ होनी थी। और जय सिंह यहीं तक नहीं रुका, उसने शिवाजी को औरंगजेब से मिलाने की भी योजना बनाई, और इस योजना को उसने अमली जामा पहनाने का प्रयास किया। तो जय सिंह ने अपने व्यक्तिगत विश्वास में लेकर के शिवाजी को आश्वासन दिया कि आपका वहाँ पर पूरा मान सम्मान होगा। यह कहकर के जय सिंह है वो शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में ले गया 1666 ईस्वी में। जब वो दरबार में वहाँ पर शिवाजी पहुँचा, तो औरंगजेब ने वो प्रतिष्ठा नहीं दी जो एक शासक को मिलनी चाहिए थी, और उनको साधारण मनसबदार या 5000 का जो मनसबदार था, उस मनसबदार की पंक्ति में खड़ा रहने का आदेश दे दिया। जब शिवाजी को 5000 मनसब की पंक्ति में खड़ा करने का कहा गया, तो शिवाजी को यह अपमान पसंद नहीं आया, और वह दरबार में बिना किसी को वो जी हुजूरी हाजिरी लगवाए वहाँ से
निकल गया। जब शिवाजी वहाँ से निकल गए तो शिवाजी को वहाँ पर कैद करने का प्रयास किया गया और कैद करके जयसिंह का जो लड़का था राम सिंह, वो भी वहीं दिल्ली में ही रहता था और वहाँ पर जयपुर भवन में रहता था वो। तो राम सिंह की देखभाल में जयपुर भवन में एक तरीके से कहें कि बंदी के रूप में रखा गया, या देखभाल का जिम्मा है वो राम सिंह को सौंपा गया। अब जयसिंह जो कि शिवाजी को पूरा का पूरा भरोसा लेकर के गया था, लेकिन फिर भी वो पूरा मान सम्मान नहीं दिला सका। इसलिए जयसिंह भी खुद बहुत ही खिन्न था कि औरंगजेब ने शिवाजी के साथ में गलत व्यवहार किया। और कई इतिहासकार तो यह भी आरोप लगाते हैं कि जयसिंह ने जानबूझ करके शिवाजी की इसकी मदद की। और वो मदद किस प्रकार से की कि शिवाजी है वो 22 सितंबर 1666 ईस्वी को उस महल से गुपचुप तरीके से निकल गए। वो किसी टोकरी में बैठ करके वहाँ किले से महल से अलग बाहर आ गए और वापस भाग करके अपने राजधानी रायगढ़ पहुँच गए। तो इतना बड़ा दिल्ली से एक व्यक्ति का भाग करके निकलना, इसमें कहीं न कहीं मदद का पहलू रहा होगा, चाहे जयसिंह ने किया, उनके पुत्र राम सिंह ने की, लेकिन जैसे भी हुआ शिवाजी वापस आ गया। अब एक इतिहासकारों ने यह प्रश्न उठाया कि शिवाजी दरबार में क्यों गए। तो कुछ इतिहासकार इसका यह उत्तर देते हैं कि शिवाजी ये जानना चाहता था कि मुगलों की वास्तविक शक्ति क्या है, उनका शासन कैसे चलता है, यह देखने के लिए वो दिल्ली गए थे। और जयसिंह ने चूँकि उनकी मान प्रतिष्ठा का वादा किया था, इसलिए वो जयसिंह के साथ में गए। लेकिन जब वहाँ पर उनको वो प्रतिष्ठा नहीं मिली तो वो उस दरबारी शान शौकत को और उस लालच को ठुकरा करके वापस अपने महलों में या रायगढ़ में आ गए। जब वापस पहुँचे तब उन्होंने जो क्षेत्र मुगलों को जो 23 किले सौंप दिए थे, धीरे धीरे उन किलों को पुनः जीतने का अभियान शुरू किया। और इसी क्रम में उन्होंने पुरंदर, कल्याणी, माहुली आदि के किलों को भी जीत लिया। और 13 अक्टूबर 1670 ईस्वी को उन्होंने सूरत के बंदरगाह को भी दोबारा लूटा। एक बार पहले सूरत के बंदरगाह की लूट हुई, अब दोबारा उन्होंने बंदरगाह को लूटा और वहाँ से धन प्राप्त किया। उन्होंने बरार, बगदाना, खानदेश, इन प्रदेशों पर भी आक्रमण किया। और फिर 1672 में मराठों का बीजापुर के साथ भी झगड़ा हुआ। तब मराठों ने बीजापुर से पन्हाला का किला छीन लिया और सतारा के आसपास के जो भी छोटे बड़े किले थे उनको भी शिवाजी ने पुनः प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार 2-3 साल के अभियान में शिवाजी ने उन सभी किलों को वापस प्राप्त कर लिया जो उन्होंने संधि के तहत मुगलों को सौंप रखे थे। अब राज्याभिषेक का समय आता है जब शिवाजी ने 16 जून 1674 ईस्वी को काशी के विद्वान गंगा भट्ट द्वारा को बुलाया अपने वहाँ पर और राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है एक छत्रपति के रूप में, वो कब हुआ? 16 जून 1674 ईस्वी को। और उस पंडित का नाम क्या था? श्री गंगा भट्ट। उन्होंने राज्याभिषेक कराया। तब शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की और अपनी राजधानी रायगढ़ को घोषित किया। तो इस प्रकार से शिवाजी ने स्वयं को छत्रपति कहा। यह उनकी एक उपाधि थी। आज भी हमें उनको लोक जनमानस में छत्रपति शिवाजी कहते हैं। ज़्यादा समय तक वो जीवित नहीं रहे। 14 अप्रैल 1680 को लगभग 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होने से पहले उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण कर दिया था, एक नए साम्राज्य को जन्म दे दिया था जो आगे आने वाले समय में भारत के भविष्य को निर्धारित करने वाला था। उन्होंने न केवल मुगलों के उस शासन को धराशायी किया बल्कि पूरे भारत में एक छत्र राज्य स्थापित करने का भी प्रयास किया। वो सब मराठों की जो अन्य उपलब्धियां हैं शिवाजी के बाद में, उस शासन को हम किसी और दिन पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।